हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी को पता है। पूरे बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस मिलाकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में जो आते हैं वो इन दो चैप्टर से आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। सो ये दोनों चैप्टर्स नीट पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 से 12 प्रश्न आपको मिनिमम दिखाई देते हैं जिनका वेटेज टोटल हो जाता है लगभग 60 नंबर का। तो 60 नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दीज टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो क्या है ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन? तो जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैसे ये इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी के अंदर है कि कैसे बॉडी का फॉर्मेशन रही, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। और ये ट्रांसफर प्रोसेस के इस प्रोसेस के दौरान जो कैसे बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बच्चे एग्जैक्ट अपने माता से मिलते हैं क्या? नो, दे डोंट मैच एग्जैक्टली विद देयर पेरेंट्स। देयर आर सम ऑलवेज चेंजेस विच आर सीन। हाउ दिस चेंजेस अकर एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज वेरिएशन। तो हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को, आज की हमारी जर्नी को। तो इस चैप्टर को हम वन शॉट वीडियो में पूरा कवर नहीं करने वाले हैं, हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और इन स्मॉल वीडियोस के तो हम बड़े चैप्टर को कवर करेंगे। बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो मेरे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, तो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे हम और देखेंगे कैसे चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करना है। So have you ever wondered why humans give birth to humans and elephant always gives birth only to baby elephant, not some other elements? So why it happens? Because the organisms possessing their genetic material as DNA, that genetic material codes for the information. और वो जेनेटिक मटेरियल जो कि आगे एज इट इज ट्रांसफर होता है, मीन्स ऑफ कोर्स देयर आर सम चेंजेस, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, और उस जेनेटिक मटेरियल में इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा जो आएगा ऑफिस में होगा वो कैसा होगा, उससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सो व्हाई ह्यूमंस गिव ओनली बर्थ टू ह्यूमंस, why elephant gives birth to only a baby elephant? Because of the transfer of genetic information। और वो genetic information transfer की process को हम लोग बोलते हैं inheritance, है ना। So the branch of biology that deals with heredity and inheritance, heredity and variation is called as our genetics. So genetics is very important branch of biology. We have seen that nowadays the main substance in biology which is there because of which biology is growing so much is because of genetics only. So it's a very important branch. So here we can see in a family there is grandfather, grandmother, then they have children, then there is a whole family. So the whole family has many traits which are resembling with each other, and there are some traits which are not resembling with each other. So these all things are happening during the process of sexual reproduction. So when we talk about variation, the word variation is only applicable to sexual reproduction. In asexual reproduction there are no variation. There is inheritance, देयर इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, चीज़ें ट्रांसफर हो रही है, जेनेटिक मटेरियल जा रहा है आपका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन वहाँ पर वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पर केवल माइटोसिस है, वहाँ पर मियोसिस नहीं है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस वेयर क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स and that crossing over causes variation. So variation word is not applicable for asexual reproduction. Okay. तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो जैसे अब कोई बोलेगा सर ये चैप्टर पढ़ना क्यों है हमें, ठीक है हमको तो नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना है, लेकिन व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज? तो हम लोग को पता है भारत के अंदर एक समय था जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, और हमारी आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत समय तक भारत के अंदर जो गेहूँ आता था वो लाल गेहूँ आता था, जो कि अमेरिका में जानवरों को खिलाया जाता था। अमेरिका से जो गेहूँ इंडिया में आ रहा था वो अमेरिका में जानवरों को खिलाए जाने वाले गेहूँ को इंडिया में ट्रांसफर करके लोग खाते थे। तो इतनी खराब सिचुएशन थी हमारे देश की। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम सभी को पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, MS स्वामीनाथन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत अपने प्रयास किए, उनके एफर्ट्स के कारण इंडिया खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गया और हम आज हमारे खुद के ग्रेन्स, हमारे खुद के सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए। सो वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर दैट। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हुआ कैसे हम इतने सारे अलग क्रॉप्स बनाने लगे, कैसे आज 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, हाउ देयर आर 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो प्रेजेंट। वाई? बिकॉज देयर हैज बीन सम चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स कर रहे थे उनकी प्रोसेस में हमने एक हाइब्रिडाइजेशन लेकर आए, हम चेंजेस लेकर आए। हमने ऐसे प्लांट लिए जिनके अंदर हमारी खुद की इच्छा वाले कैरेक्टर्स थे, और ऐसे 2 प्लांट्स को जब हमने क्रॉस करवाया तो हमको ऐसे प्लांट हुए जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स थे। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, अगर उसके अंदर
टेम्परेचर के लिए टॉलरेंस नहीं है, वो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो हम ऐसे प्लांट को चूज़ करेंगे जिसके अंदर टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी है और उसे क्रॉस करेंगे नॉर्मल प्लांट से। तो हो सकता है हमको फिर जो ऑफिस में मिले वो ऐसा मिले जिसके अंदर टेम्परेचर टॉलरेंट कैपेसिटी हो। फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लाइक दैट वी हैव बैक्टीरियाज इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आप लोग पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम ब्रीडिंग करवाते हैं दो अच्छे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिनके अंदर हमारी इच्छा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर हमको ऐसा ऑफिस में मिलता है जो बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला और हमारे लाभदायक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है इंसाइड ने एग्जाम्पल दिया है साहिवाल काऊ का। तो साहिवाल काऊ जो है पंजाब के अंदर, इट इज़ अ डोमेस्टिक काऊ which has been produced after artificial breeding to get lot of quantity of milk. तो cows are known for giving milks and they are like mothers. तो एक गाय अगर ज़्यादा से दूध देगी तो हमको बहुत फायदा होगा, है ना। तो कैसे ऐसा हो पाएगा, तो वी टेक अ स्ट्रॉन्ग बुल एंड देन वी टेक अ काउ विच इज़ गिविंग लॉट ऑफ मिल्क, और फिर जब उनका क्रॉस का होता है, ब्रीडिंग होता है, तो देन वी गेट सच काइंड ऑफ ब्रीड्स। तो ये पर्सपेक्टिव है कि जब हमको हमारे डेली लाइफ में हमको ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहिए जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हो, तो कैसे हम ये समझते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, क्यों ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्यों ये वेरिएशंस आ रहे हैं, और उसका फंडामेंटल रीजन को समझ में आ जाएगा। सो देन वी कैन प्ले विद दोज गेम्स, प्ले विद दोज जीन्स, एंड देन वी कैन हैव न्यू ऑफस्प्रिंग विद आवर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। So this is the purpose of reading these chapters. So, how is the number of successful variation maximized by the process of sexual reproduction? तो कैसे वेरिएशन बढ़ जाते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में? द आंसर इज वेरी इजी, इट इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हाँ, तो मेन हमारा जो पूरा खेल चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो खेल चल रहा है बिकॉज ऑफ डीएनए। तो डीएनए के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक हमारा चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, और बायोमॉलिक्यूल्स में आप लोग ऑलरेडी थोड़ा पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा समझते हैं कि डीएनए जो है इट इज़ अ वेरी लॉन्ग बायोमॉलिक्यूल, 2.2 मीटर लॉन्ग बायोमॉलिक्यूल, उसके अंदर हमारा मेन इन्फॉर्मेशन है, और उस डीएनए के अंदर बहुत स्मॉल सेगमेंट्स हैं, और ये एक स्मॉल सेगमेंट उसको हम लोग बोलते हैं जीन। और ये जीन जो स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का, ये कोड करता है डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर हम देखेगा स्किन कलर, तो स्किन कलर एक कैरेक्टर है, उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमंस के अंदर अगर हम हेयर कलर देखें तो बालों कलर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमंस के अंदर हाइट हम देखें तो हाइट के लिए कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल, कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी हमारे अंदर कैरेक्टर्स हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कैरेक्टर्स है, उन सारे कैरेक्टर्स के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार है। अब ये जीन जो कोड कर रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, तो कैसे जीन कैरेक्टर कोड करता है, तो उसके लिए हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। कि डीएनए जीन से बनता है हमारा पहले एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उस एमआरएनए से बनता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और उस प्रोटीन से ही हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे एग्जांपल दें अगर हम हमारे स्किन कलर का, तो स्किन कलर का जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो है मेलानिन पिगमेंट। फॉर एग्जांपल हेयर का कलर या हेयर के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो है केराटिन। लाइक दैट फॉर एवरी कैरेक्टर, एवरी फेनोटाइपिक कैरेक्टर इन आवर बॉडी देयर आर सम प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल, और वो प्रोटीन को कोड करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, जीन के अंदर प्रेजेंट है। सो अल्टीमेटली हमारे सारे कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए, और डीएनए के अंदर भी स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जिनको हम कह रहे हैं जीन। तो आप सभी को पता है ये दो हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। तो बच्चों ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो बहुत चैप्टर में समस्या जाने वाली है। तो मुझे बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना सभी को। जब दो क्रोमोसोम जिनका मॉर्फोलॉजी सेम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम एक ही तरह के हैं। आपने पढ़ा है सेल चैप्टर में 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे आपको मेटासेंट्रिक टाइप के 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम के अंदर जो ये ब्लैक कलर का वो शेड दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दीज आर द लोकेशंस ऑफ जीन। जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जीन की लोकेशन सेम होती है, that two chromosomes are called as homologous chromosome। दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन दिखने में एक जैसे होने के साथ साथ उनके ऊपर जीन्स के लोकेशन भी सेम है। जैसे अगर यहाँ पर कोई जीन है जो कि हाइट के लिए कोड कर रहा है, तो उसी लोकेशन पर उस दूसरे क्रोमोसोम में भी जीन होना चाहिए जो कि हाइट के लिए ही कोड कर रहा हो। जब ऐसी सिचुएशन होगी तब इन 2 क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। हाँ, तो जैसे आप अभी को थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, तो ये हमारे ये जीन है। सो जीन हमने भी देखा, दे कोड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, जीन कोड करते हैं कैरेक्टर के लिए। लेकिन कैरेक्टर्स के अंदर भी हमारे पास कई तरह की वैरायटीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी लोग, सपोज किसी को श्रीखंड पसंद है,
तो श्रीखंड एक स्वीट है, लेकिन उस श्रीखंड के अंदर बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। उसमें केसर भी आता है, उसमें पिस्ता भी आता है, उसमें इलायची फ्लेवर भी आता है, उसमें राजभोग फ्लेवर भी आता है, उसमें आम्रखंड भी आता है। सो दीज ऑल आर श्रीखंड, उनके अलग अलग क्या है, फ्लेवर्स हैं। तो वैसे यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर हमारा सपोज एक हो सकता है हाइट, हम एक कैरेक्टर का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर हाइट, लेकिन ये हाइट किसी के अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, उस व्यक्ति को हम कह देते हैं टॉल। किसी के अंदर किसी की हाइट बहुत कम हो तो उससे हमारी भाषा में कह देते हैं हम लोग डॉर्फ। तो टॉल भी हाइट है, डॉर्फ भी हाइट है, लेकिन दोनों हाइट के क्या है, तो हाइट एक कैरेक्टर है और टॉल हाइट और डॉर्फ हाइट ये दोनों हाइट के ट्रेड्स हो गए। जैसे हम कहते हैं श्रीखंड और श्रीखंड के अलग अलग फ्लेवर्स हो गए, वैराइटीज हो गई, वैसे यहाँ पर कैरेक्टर एक है हाइट और वो हाइट के दो ट्रेड्स हो गए, एक हो गया टॉल, दूसरा हो गया डॉर्फ। तो जीन्स कोड फॉर कैरेक्टर्स, बट ये जीन्स के भी कुछ फॉर्म्स है। जिस प्रकार हाइट के दो फॉर्म्स हैं यहाँ पर, एक टॉल हाइट, दूसरा डॉर्फ हाइट। स्किन कलर, तो स्किन कलर के बहुत सारे वेराइटीज हैं। देयर कैन बी डार्क, देयर कैन बी वेरी लाइट, देयर कैन बी एल्बिनो, देयर कैन बी अगॉटी, देयर कैन बी डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्किन। सेम फॉर द कलर ऑफ द आईज कैन बी ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, डिफरेंट काइंड ऑफ आईज कैन बी देयर। तो वैसे ही हाइट वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, यहाँ पर टॉल और डॉर्फ। लेकिन ऐसे जो जीन है वो जीन भी कई तरह की हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, उनको हम कह देते हैं बच्चों एलील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एलील की डेफिनेशन क्या हो गई, फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनको हम कह देते हैं एलील। और ये एलील कोड करते हैं किनके लिए, ट्रेड्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट हमारा एक कैरेक्टर है, तो कैपिटल टी कोड कर रहा है टॉल हाइट के लिए, और यहाँ पर स्मॉल टी कोड कर रहा है डॉर्फ हाइट के लिए। फॉर कलर्स, सपोज y is coding for capital Y is coding for yellow and small y is coding for green. For shape, capital R is coding for round and small r is coding for wrinkle. तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों यही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हाइट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कलर्स, कैपिटल आर स्मॉल आर ये दोनों एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो है क्या, शेप। तो यहाँ पर कैरेक्टर एक ही बात हो रही है, लेकिन उस कैरेक्टर के अलग अलग हमारे पास वेरिएंट्स है। सो वेरिएंट्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज एलिल्स एंड वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड एज ट्रेट्स। ये कंसेप्ट और क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो दीज एलिल्स आर आल्सो कॉल्ड एज मेनी टाइम्स एलिलोमॉर्फ्स। सो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन विथ स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, इसलिए वो अलग हो गए। हम बढ़ेंगे आगे कैसे अलग हो गए, बट आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो आप सभी को यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि एलील क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, क्रोमोसोम क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, ट्रेड्स क्या है और जीन क्या है। तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, तो अभी डोमिनेंट ट्रेड और दूसरा होता है रिसेसिव ट्रेड्स। तो हमने जैसे कहा था कि हाइट के दो ट्रेड्स है, एक है डोमिनेंट, दूसरा है रिसेसिव। तो घर में होता है पति पत्नी साथ में, तो कभी पत्नी किसी कपल्स में पत्नी बहुत एकदम डोमिनेंट होती है तो वो पति की चलने नहीं देती, कई बार पति बहुत डोमिनेंट होता है तो पत्नी को एकदम दबा कर रखता है घर में। तो वैसे यहाँ पर जो दो ट्रेड्स है, एक है टॉल और दूसरा है डॉर्फ, या फिर कैपिटल आर में राउंड और स्मॉल आर तो रिंकल, या कैपिटल वाई तो येलो और स्मॉल वाई तो हमारा ग्रीन। तो यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव ये जो बात की जा रही है इसका क्या मतलब है, पूरे चैप्टर में कई बार ये वर्ड यूज करेंगे हम, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एक डिप्लॉयड सेल की, तो डिप्लॉयड सेल के अंदर इन ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन के केस में डिप्लॉयड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम्स हैं, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है। ये 46 क्रोमोसोम्स का मतलब होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितने पेयर है यहाँ पर, 23। इन केस ऑफ अगर मेल्स की बात करें हम, तो मेल्स के केस में 22 होमोलॉगस है, लेकिन साथ में आ जाता है एक्स और वाई जो कि होमोलॉगस नहीं है। क्यों होमोलॉगस नहीं है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का शेप अलग है, वाई क्रोमोसोम का शेप अलग है, उनके ऊपर जो जीन्स है वो भी अलग अलग है। तो एक्स और वाई होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। और 22 क्रोमोसोम्स हमारे जो ऑटोसोम्स है, दे आर ऑल होमोलॉगस। इन केस ऑफ फीमेल्स पूरे के पूरे 23 क्रोमोसोम्स हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होमोलॉगस है, क्योंकि फीमेल में क्या है 22 ऑटोसोम्स और साथ में XX और XX दोनों सेम क्रोमोसोम है, सो दे आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अभी इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेशन ऑफ जीन सेम है, लोकेशन ऑफ जीन्स क्या है, सेम है। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से सुनना सभी को, 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है
कि दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी प्रेजेंट हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट हो। हमने बोल दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और तीसरी प्रोबेबिलिटी है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब किसी एक सेल में दोनों एलिल्स होमोलॉगस क्रोमोसोम पर सेम होते हैं तो उनको हम लोग कह देते हैं होमोजाइगस कंडीशन। When the chromosomes, homologous chromosomes have same types of alleles, that is called as homozygous condition। मतलब कौन सा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये ऐसे दोनों सेल्स है जिनके अंदर सेम टाइप के हमारे होमोलॉगस सेम टाइप के एलिल्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम पर अलग अलग टाइप के एलिल प्रेजेंट है उसको हम कह देते हैं हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस का एग्जांपल हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हमने अभी तक क्या देखा, एक टी कैपिटल टी कोड कर रहा था टॉल के लिए, स्मॉल टी कोड कर रहा है डॉर्फ के लिए। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी जो प्लांट्स होंगे वो तो हमको समझ में आते हैं कि टॉल हो जाएंगे, स्मॉल टी तो समझ में आता है कि वो प्लांट हो जाएंगे डॉर्फ। लेकिन कोई पूछेगा सर कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, ऐसा प्लांट कैसा दिखेगा हमको, तो यहाँ पर भी कंसिडर होता है डोमिनेंट और रिसेसिव का। तो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ध्यान से सुनना बच्चों, हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिल एक साथ आ जाते हैं तो उसमें से केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना। जैसे आप बताया पति पत्नी साथ में, तो पत्नी की जो बात है वो चल रही है, पति कुछ भी बोले उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो मतलब वहाँ पर कौन डोमिनेंट है, पत्नी डोमिनेंट है। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में आ गए, लेकिन बात से सुनी जाएगी किसकी, कैपिटल टी की। तो प्लांट आपका हो जाएगा टॉल। तो डोमिनेंट ट्रेट मतलब कि ऐसा ट्रेट, ऐसा एलिल जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में और होमोजाइगस कंडीशन में दोनों समय अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। कैपिटल टी के साथ तो एक्सप्रेस करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ स्मॉल टी के साथ भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ऐसा एलिल जो कि जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। और ऐसे मतलब कि वो केवल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और यही हमारा आगे जाके एक लॉ बनेगा। तो ये आपको सभी को याद रखना है। तो व्हाट इज रेसिसिव ट्रेट, रेसिसिव मतलब कि इट इज एबल टू एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कि स्मॉल टी अपने आप को कैपिटल टी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी पूरी कहानी शुरू होती है हमारी कि भैया ये सब घनचक्कर कौन आदमी था जिसने सब दिमाग से निकाला और इतना सब कोई बड़ी जेनेटिक्स की कहानी लेकर आ गए। तो ये घनचक्कर आदमी नहीं बल्कि बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनका नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल ही वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहते हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने जो मुख्य मेन जो लॉज है हमारे जेनेटिक्स के वो इन्होंने दिए, इसलिए इनको कहते हैं हम फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में, लेकिन 7 साल तक 1856 से लेके 1863 तक 7 साल अपने जीवन के उन्होंने केवल अपने प्लांट के साथ बिताया। उस प्लांट का नाम है पाइसम सटाइवम, जिसको हम बोलते हैं जनरली गार्डन पी प्लांट, है ना, फॉर 7 ईयर्स। और इस प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, हमारा ये पी प्लांट है। तो ये पी प्लांट को इन्होंने चुना था अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। वैसे वो बहुत सारे अलग प्लांट्स पे काम कर रहे थे, लेकिन उसमें से जिस प्लांट के ऊपर उनको सबसे ज़्यादा अपने रिजल्ट दिखाई दिए वो प्लांट था कौन सा, पी प्लांट। तो ये पी प्लांट को उन्होंने चुना, क्यों चुना उसके कारण को हम देखेंगे। लेकिन क्या किया उन्होंने इस पी प्लांट के साथ, तो मेंडल ने इस पी प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को लिया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, तो कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए पी प्लांट के, हम देखेंगे अभी, और उन 7 कैरेक्टर्स में से 7 कैरेक्टर्स को जो चुना उनके अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को उन्होंने स्टडी किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट कैसा है, टॉल प्लांट, इसकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो आपको प्लांट दिख रहा है उसकी हाइट कम है, तो ये कैसा हो गया, डॉर्फ। तो टॉल एंड डॉर्फ दीज आर 2 प्लांट्स, और ये अपने आप में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टॉल मतलब कि हाइट बहुत बड़ा, डॉर्फ मतलब हाइट बहुत छोटा, तो क्या ये अलग अलग नहीं है, दीज आर अपोजिट ट्रेट्स। तो ऐसे उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले कैरेक्टर को चुना पी प्लांट के अंदर अपने रिजल्ट्स को समझने के लिए, अपने क्रॉस को कराने के लिए। तो मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर्स को चुना था वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट में डोमिनेंट है टॉल, रिसेसिव है शॉर्ट। फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट है एक्सियल, रिसेसिव है टर्मिनल।
फ्लावर कलर में डोमिनेंट है पर्पल और वॉयलेट और रेसेसिव है वाइट। पॉड कलर में डोमिनेंट है ग्रीन और रेसेसिव है येलो। पॉड मतलब क्या है, जो फ्रूट होता है पी प्लांट का उसको कहते हैं पॉड। सो लेग्यूम और पॉड दे बोथ आर सेम वर्ड्स, सेम मतलब पॉड मतलब क्या है, ऐसा फ्रूट जो आपका दोनों साइड से खुलता है उसको हम बोलते हैं लेग्यूम और पॉड। तो अगर ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है, अगर येलो कलर है तो रेसेसिव। पॉड का शेप, अगर वो फुला हुआ पॉड है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड, और अगर फ्लावर नहीं है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड। सीड कलर में डोमिनेंट है येलो, रेसेसिव है ग्रीन, और सीड शेप में डोमिनेंट है राउंड और रेसेसिव है रिंकल। तो ये 7 कैरेक्टर्स है और ये 7 कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में लगे 14 ट्रेड्स, ये आप सभी को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे इस पी प्लांट के अंदर, और ये कुछ जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या एडवांटेजेस थे मेंडल, क्या फ़ायदे मिले मेंडल को पी प्लांट को चूज़ करने के। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि इसको ग्रो करना काफ़ी आसान है, ईजी टू कल्टीवेट। आपको बहुत आर्टिफिशियल सिस्टम लगाना नहीं पड़ता है, वेरी नेचुरली यू कैन ग्रो द प्लांट, और मोस्ट लगभग सारे सीजन से हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है। प्लांट विद ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स? जब कोई प्लांट के अंदर सारे कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं लेकिन एक ही कैरेक्टर अलग अलग हैं, और उनको हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं सक्सेसिव जनरेशंस तक, कई समय तक, बहुत लंबे समय तक, तब वो प्लांट बन जाता है आपका ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। मतलब कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होने के कारण जो ट्रेड्स अलग अलग आने की संभावना कम हो जाती है, एक ही तरह के ट्रेड्स उनमें आते जाते हैं। अगर टॉल प्लांट है तो वो कई जनरेशन तक टॉल प्लांट्स को जन्म देता रहेगा। इस तरह के प्लांट्स हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट उसके पास थे मेंडल के पास, और जब ऐसा क्रॉस कराया उन्होंने तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई दिए। दूसरा, लाइफ साइकिल प्लांट का कैसा है? शॉर्ट, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्यों सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके अंदर? क्योंकि बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन होता है, सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एजेंट आल्सो फॉर पॉलिनेशन। जब फ्लावर्स पूरे खुलते नहीं है, बर्ड कंडीशन में होते हैं, तभी एंथर रिलीजेस इट्स पॉलन ग्रेन, और वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेशन होकर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। So because of bud pollination, there is no need of any agent also for the process of pollination. Can be cross pollinated easily, that is by artificial hybridization. हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। जब हम इमैस्कुलेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, देन वी कवर द फ्लावर विद बैग, दैट इज कॉल्ड एज बैगिंग। फिर हम उसको रिमूव करते हैं बैग को, डी बैगिंग, ताकि फ्लावर को मैच्योर हो जाए। फिर जब फ्लावर मैच्योर हो गया है तो हम करते हैं डस्टिंग, और फिर से हम बैगिंग करते हैं, उसको बोलते हैं रीबैगिंग। तो इस तरीके से हम हमारे डिजायर के पॉलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल करते हैं फीमेल फ्लावर्स के ऊपर, ताकि वो प्लांट को, सीड्स को प्रोड्यूस कर सके। सो दिस इज अवर क्रॉस पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, वेरी इजीली पॉसिबल इन पी प्लांट्स। एंड देन प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंग्विश्ड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कि हमने पढ़ा भी कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को कैरी करने वाले 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने चुना था। इससे कारण मेंडल को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग द पी प्लांट। तो मेंडल ने क्या कराया? तो मेंडल ने, ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पर एक टॉल प्लांट लिया जिसके अंदर कैपिटल टी और कैपिटल टी है, और उसका क्रॉस कराया उन्होंने, यहाँ पर दिख रहा है आपको, दूसरे टॉल प्लांट के साथ। तो जब उन्होंने ऐसा कराया तो उनको ऑफ स्प्रिंग दिखाई दिए, कुछ टॉल और कुछ डॉर्फ। ये हम थोड़े समय के बाद समझेंगे कैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा और जो टर्मिनोलॉजी से वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमने टर्मिनोलॉजी देखा, आप सभी को याद होगा जीन। जीन का मतलब है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। दूसरा टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने देखा बच्चों एलील। एलील्स आर वेरिएंट्स ऑफ जीन। तीसरा हमने देखा कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोटाइपिक एक्सप्रेशंस इन आवर बॉडी। चौथा था कैरेक्टर के जो वेरिएंट्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेट्स। फिर आपको मैंने समझाया था होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स जब कैपिटल टी या स्मॉल टी ये दोनों साथ में है, मीन्स व्हेन 2 एलील्स आर टुगेदर प्रेजेंट ऑफ सेम टाइप। देन वी हैव हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मीन्स when 2 different types of alleles are present together, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक और चीज़ होती है बच्चों हेमीजाइगस। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन कई बार आप लोगों को बुक्स सॉल्व करते समय क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड। तो हेमीजाइगस क्या है? जनरली किसी भी जीन के या किसी भी कैरेक्टर के 2 एलील होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइट के हमारे पास 2 एलील है, एक है कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। लेकिन जब किसी कैरेक्टर के लिए सिंगल एलील प्रेजेंट है,
केवल एक ही एलिल है, दो एलिल नहीं है, एक ही एलिल है, उसको हम कहते हैं हेमीजाइगस। क्या एग्जांपल है इसका? सो वाई क्रोमोसोम में TDF हमारा स्मॉलेस्ट जीन है जिसमें केवल 14 बेस पेयर्स है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो ये TDF जो जीन है उसका केवल एक ही एलिल है जो कि प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पे। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेमीजाइगस कंडीशन। देन द वर्ड कम्स फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब क्या है? फिजिकल एक्सप्रेशन, दिखने में कैसा है प्लांट आपका, टॉल है कि डॉर्फ है, दैट इज देयर फिनोटाइप। उसके बाद है हमारे पास वर्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स प्लांट के जीन्स में या एलिलिक कॉम्बिनेशंस कौन सा प्रेजेंट है, क्या वो होमोजाइगस है, क्या वो हेटेरोजाइगस है। दीज आर कॉल्ड एज जीनोटाइप्स, मीन्स जेनेटिक कंपोजिशन। सरल सी भाषा में बोलो तो जीन्स का क्या कंपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। फिर आपके लिए वर्ड आता है क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने आपको बताया अभी, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्रॉस। लेकिन ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम करा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक डिजायर्ड रिजल्ट की इच्छा है हमें, इसको हम बोलते हैं क्रॉस। तो जब भी वर्ड इसकी जगह क्रॉस, मतलब कि वहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन हो रहा है। और एक वर्ड आपको मिलेगा काफ़ी कॉमन, फीलियल। फीलियल मतलब क्या है? जब जनरेशंस की बात होगी तो जनरेशंस की बात करते समय एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ किया है फीलियल, मेंटल ने उसको फीलियल कहा था। तो फीलियल मतलब होता है आपके अलग अलग जनरेशंस। तो दीज आर द फ्यू टर्मिनोलॉजी जो बच्चा सभी को क्लियर होना चाहिए। हाँ, और एक और सीखी थी हमने, डोमिनेंट और रेसेसिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। डोमिनेंट मतलब क्या? ऐसा एलिल जो होमोजाइगस और साथ ही साथ हेटेरोजाइगस, दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस में भी हेटेरोजाइगस में भी। लेकिन अब जब हम बोलेंगे रेसेसिव, तो रेसेसिव केवल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कौन सी कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। क्या एग्जांपल है यहाँ पर? स्मॉल टी। लेकिन डोमिनेंट में होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी, हेटेरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी अपने आप को इन दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर रहेंगे बच्चों, तो आपको चैप्टर काफ़ी आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ जाते हैं कि मेंडल ने करवाया क्या था एक्चुअल में। व्हाट डिड मेंडल डू, है ना, क्या क्या चीज़ें मेंडल ने कराई थी। तो मेंडल ने जब क्रॉस कराया था प्लांट्स के बीच में, तो पहले उसने क्रॉस कराई थी, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और बाद में उसने जो क्रॉस कराया बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, है ना, ध्यान से देखना आप सभी को। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज़ों का मिक्सचर, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो जब हम दो कैरेक्टर्स को ले, एक ही कैरेक्टर के दो वेरिएंट्स को लेकर क्रॉस करा रहे, सिंगल कैरेक्टर है ना, मोनो की बात हो जाएगी, मोनो सिंगल कैरेक्टर, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर के जो दो ट्रेड्स है उनको हम क्रॉस करा रहे हैं, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हम जो कैरेक्टर ले रहे हैं वो है स्टेम हाइट ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट है उसकी स्टेम की हाइट कितनी है। तो उसमें हम सभी को पता है डोमिनेंट होता है कैपिटल टी, रेसेसिव होता है स्मॉल टी। तो क्रॉस कैसे कराई जाती है मैं आपको समझाने वाला हूँ, भी ध्यान से सुनना है। जनरली जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो F0 जनरेशन से हम शुरू करते हैं। अब क्या ये F0 जनरेशन, तो फीलियल नॉट मतलब कि ये जनरेशन बात होती है पेरेंट्स की, पेरेंट्स की जनरेशन हम लोग काउंट करते हैं F0, फीलियल नॉट जनरेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है मोस्टली जो पेरेंट्स होंगे वो हमेशा होमोजाइगस होंगे। यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों होमोजाइगस हैं। ऐसे पेरेंट को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, ये डोमिनेंट पेरेंट है आपका, और ये वाला जो पेरेंट है वो है रेसेसिव पेरेंट। दिस पेरेंट रेसेसिव, हमको पहले से पता ही है, मेंडल को बाद में पता चला था, लेकिन हमको पता है कि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसेसिव है। ये प्लांट बाहर से दिखने में कैसा होगा, सो दिस प्लांट फ्रॉम आउटसाइड विल बी टॉल, और ये प्लांट दिखने में हम सभी को पता है होगा डॉर्फ। अभी जब इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस का मतलब क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। अभी ये दोनों पेरेंट्स किस तरह से गैमेट्स बनाएंगे ये समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना है। कैपिटल टी मतलब क्या कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर
कैपिटल टी साथ में प्रेजेंट है। लेकिन जब मियोसिस होगा तो ड्यूरिंग मियोसिस जब फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, तो गैमेट्स के अंदर केवल वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ओनली वन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। मतलब ये कैपिटल टी में से हमारा गैमेट में केवल एक ही कैपिटल टी जाएगा, स्मॉल टी में से गैमेट के अंदर केवल एक ही स्मॉल टी ही जाएगा। और जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो जो ऑफिस पे निकल कर आएगा वो आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी ऑफ स्प्रिंग हेटेरोजाइगस है, लेकिन सारे के सारे प्लांट हमको दिखाई देंगे टॉल। तो यहाँ मेंढा का सर चकरा गया था। कैसे चकरा गया? उसने एक पेरेंट लिया, सपोज ये मेल था, दूसरा पेरेंट लिया जो कि ये फीमेल। जब इन दोनों को क्रॉस कराया उसने, तो क्रॉस कराने के बाद उसको सारे के सारे प्लांट 100% प्लांट कैसे मिले? टॉल। 100% ऑफ स्प्रिंग्स वर टॉल। तो बेचारा मेंढा कंफ्यूज हो गया, कैसे? क्योंकि कोई भी बच्चा, इतने सारे बच्चों में से कोई भी डॉर्फ नहीं है। तो ऐसा कैसे? क्या डॉर्फ को कैरी करने वाला जो जीन था, जो एलिल था, वो गायब हो गया क्या? तो मेंडल ने इसको समझने के लिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन, तो F0 जनरेशन बच्चों कौन था? पेरेंट्स जो कि होमोजाइगस थे, इनकी क्रॉस खाने पे जो जनरेशन आया उसको हम बोलते हैं F1, मीन्स फीलियल वन ऑफ स्प्रिंग। तो ये फीलियल वन F1 जनरेशन में सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग टॉल के टॉल ही थे। जब उसने फिर आगे जाके इन F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग, तो F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग कौन थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों को जब सेल्फिंग कराया उसने, तो सेल्फिंग मतलब क्या है? उसने इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराया, उसने उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाया। तो सेल्फिंग अमंग द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन। तो ये मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट है। अब ये पेरेंट्स किस तरह से गैमेट्स बनाएंगे? तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं गैमेट्स बनाने की, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है। गैमेट्स बनते समय एक क्रोमोसोम जो कैपिटल टी कैरी कर रहा है एक गैमेट में जाएगा, और दूसरा गैमेट जो कैरी करेगा स्मॉल टी। यहाँ पर भी एक गैमेट के अंदर कैपिटल टी, दूसरे गैमेट के अंदर स्मॉल टी। ये आपके बन गए गैमेट्स। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनना है। हमारे पास एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है 2 की पावर n। और n क्या है? n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी में कितनी कंडीशन हेटेरोजाइगस? एक ही जीन के लिए हमारे पास 2 हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर 2 की पावर की वैल्यू आप पूछा जाए आपसे तो कितना जाएगा? 1। 2 की पावर 1 मतलब क्या आंसर? 2। दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, वो हमको देखने को मिल रहा है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो पेरेंट है वो 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फीमेल प्लांट भी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइप के गैमेट बनाएगा। अब इनके बीच में हमको कराना है क्रॉस। तो चलिए क्रॉस कराते हैं। ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो चलिए लिखते चलते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये प्लांट आपका दिखने में रहेगा टॉल, ये प्लांट आपका दिखने में रहेगा टॉल, ये प्लांट भी दिखने में रहेगा टॉल, लेकिन ये प्लांट आपका दिखने में रहेगा डॉर्फ। सो बाहर से अगर हम देखने की बात करेंगे, सो 3 प्लांट हमारे टॉल है लेकिन एक प्लांट शॉर्ट है। ये हो गया कौन सा रेशो? फिनोटाइपिक रेशो। लेकिन अगर बात करें जीनोटाइप की, सो बेस्ड ऑन जीनोटाइप यहाँ पर रेशो आपका आ जाएगा 1:2:1। कैसे? कैपिटल टी एक प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्लांट है और स्मॉल टी का एक प्लांट है। तो ये आपका आ गया जीनोटाइपिक रेशो। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या आएगा आपका? F2 ऑफ स्प्रिंग्स के ये सारे के सारे F2 जनरेशन है। सो 1:2:1, लेकिन आपका फिनोटाइपिक रेशो आ जाएगा बच्चों 3:1। तो यहाँ पर मेंढा को चमका भी। क्या चमका? कि जब उसने F1 ऑफ स्प्रिंग्स देखे थे तो F1 ऑफ स्प्रिंग्स में सारे के सारे टॉल थे, लेकिन उसको F2 ऑफ स्प्रिंग्स में कुछ मिल गए डॉर्फ और फिर कुछ साथ ही साथ मिल गए टॉल। तो समझ में आया, अच्छा डॉर्फ कैरेक्टर वाला, ट्रेट वाला जो एलिल था वो F1 ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था। वो एक्सप्रेस कब हुआ? वो एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को F2 जनरेशन के अंदर। और यहाँ से मेंडल ने दे दिया
लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ से मेंडल का निकल कर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस? तो मेंडल ने बोला कि ऐसा एलील जो कि F1 और F2 दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ऐसे एलील को उसने बोल दिया डोमिनेंट। इस केस में यहाँ पर कौन था बच्चों? कैपिटल T। लेकिन ऐसा एलील जो कि अपने आप को केवल और केवल F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, उसको उसने क्या बोल दिया? रेसेसिव। और यहाँ पर कौन है वो? स्मॉल t। तो मेंडल ने उस समय एलील वर्ड यूज नहीं किया था, मेंडल ने उस समय जो वर्ड यूज किया था वो यूज किया था फैक्टर। क्योंकि उस समय 1856 की बात हो रही है, उस समय डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी। डीएनए की डिस्कवरी कब हुई? 1900 में हुई। तो इसीलिए मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स है वो दो तरह के, एक है डोमिनेंट फैक्टर और दूसरा है कौन सा? रेसेसिव फैक्टर। तो रेसेसिव फैक्टर अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? केवल F2 जनरेशन में। और डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कौन सी जनरेशन में? F1 एज वेल एज F2 में। तो चूंकि F1 ऑफ स्प्रिंग्स में हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, इसलिए यहाँ पर स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हुआ था। लेकिन जब F2 जनरेशन आई तो उसमें स्मॉल टी दोनों साथ में आ गए, तो वहाँ हमको डॉर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दिया। ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक है फैक्टर डोमिनेंट और दूसरा फैक्टर है रेसेसिव। और इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने दे दिया दूसरा लॉ, और वो है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? तो सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग होना। तो मेंडल ने क्या बोला कि जब किसी कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब एक सेल, डिप्लॉइड सेल, ये सेल कैसा होगा बच्चों? याद रखना आपको, डिप्लॉइड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों की, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम से, तो डिप्लॉइड सेल होगा। जब डिप्लॉइड सेल की बात करेंगे हम, तो डिप्लॉइड सेल जब भी मियोसिस करेगा, तो मियोसिस कब होता है हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में सभी को पता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा किसी सेल के द्वारा, तो वो गैमेट्स इस तरीके से बनेंगे कि एक गैमेट में वन पेयर ऑफ फैक्टर में से केवल एक ही फैक्टर जाएगा। The law states that when two different types of factors are present in a cell, दो अलग तरह के फैक्टर कौन कौन से? कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ ही किसी सेल में प्रेजेंट है, लेकिन जब वो सेल मियोसिस करेगा तो एक गैमेट में केवल एक ही फैक्टर जाएगा। सेग्रीगेशन हो रहा है। किसका सेग्रीगेशन हो रहा है? फैक्टर्स का सेग्रीगेशन हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स आपके अलग हो जा रहे हैं। और कब अलग हो रहे हैं? बहुत याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, गैमेट फॉर्मेशन के समय। और इस तरीके से अलग हो रहा है, इन सच अ वे दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द फैक्टर। एक गैमेट के पास केवल एक ही फैक्टर आएगा, दोनों नहीं आएंगे। दोनों कब आते हैं? जब आता है नॉन डिसजंक्शन, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। तो पूरा इसके पहले जो लॉ पढ़ा हमने, कौन सा लॉ पढ़ा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस लॉ इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों यूनिवर्सल नहीं है? इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। इट इज़ नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, हमेशा एक डोमिनेंट रेसेसिव ऐसा नहीं होगा। इसके बाद वाला जो हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये यूनिवर्सल लॉ है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में जब नॉन डिसजंक्शन होता है तब ये लॉ काम नहीं करता, अदरवाइज हमेशा काम करता है। क्या है नॉन डिसजंक्शन? समझ लो आप लोग, आपको आगे इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो जंक्शन मतलब क्या है? जुड़ना। जैसे हमने सुना है मथुरा जंक्शन, पुणे जंक्शन, भूसावल जंक्शन, ये सब जंक्शन है। तो जंक्शन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जब वहाँ से बहुत सारे जगह पास में जाते हैं, ट्राई जाते हैं, तो जंक्शन कब होता है? क्रोमोसोम्स का मियोसिस के दौरान। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो सिनेप्सिस फॉर्मेशन होता है, दोनों क्रोमोसोम साथ में आकर जुड़ जाते हैं, उसको कहते हैं जंक्शन। डिसजंक्शन क्या है? दोनों साथ में क्रॉसिंग ओवर किया और अलग अलग हो गए। लेकिन नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या? दोनों साथ में आए लेकिन डिसजंक्शन नहीं हुआ, साथ में तो आ गए क्रोमोसोम्स लेकिन अलग नहीं हुए, जुड़ गए लेकिन जुड़ने के बाद अलग नहीं हुए। अगर अलग हो जाते तो डिसजंक्शन, लेकिन नहीं जुड़े इसलिए नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा? जब किसी सेल में दो क्रोमोसोम्स हैं और नॉन डिसजंक्शन के कारण
एक सेल में गलती से दोनों क्रोमोसोम चले जाएंगे और एक सेल में एक भी क्रोमोसोम नहीं जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम नहीं करेगा, तब गड़बड़ हो गई। इसी गैमेट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों चले गए और इस गैमेट में कुछ नहीं गया। तो नॉन डिजेशनरी केस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम नहीं करता है, बट इज वेरी एक्सेप्शनल, से जनरली नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको मानते हैं इट इज लॉ, यूनिवर्सल लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये मोनोहाइब्रिड समझने के लिए हम यूज करते हैं पुन्नेट स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है पुन्नेट स्क्वायर यहाँ पर, जिससे आपको दिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी हमने क्रॉस कराया। तो यहाँ पर एक कॉलम में और एक रो में मेल और फीमेल गैमेट्स लिख देते हैं हम और उनका फिर मैचिंग करवाते हैं, आपको दिख रहा होगा। हाँ ये देखिए कैपिटल टी और अरे बाप रे थोड़ा कम घूम गया। हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। इन चारों में से एक है टॉल और तीन है टॉल और एक है डॉर्फ। तो इस तरीके से सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ तो हमने देखा भी फेनोटाइपिक रेशियो क्या था 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आया था 3:1। पुन्नेट स्क्वायर, सो ब्रिटिश जेनेटिक्स से इनका नाम था रिग्नार्ड जी पुन्नेट, जिन्होंने 1927 में इस स्क्वायर को इंट्रोड्यूस किया था। उसके अंदर हम लोग जैसे आपको दिखाया मैंने, एक कॉलम में हम लोग लिखते हैं मेल गैमेट्स और एक रो में लिखते हैं हम लोग फीमेल गैमेट्स, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया मेनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका टेस्ट क्रॉस, जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। तो क्या होता है बच्चों टेस्ट क्रॉस? तो मेंडल ने क्या देखा कि जब F2 जनरेशन में उसको 3 टॉल और एक डॉर्फ दिखाई दिए, वो 3 टॉल में कैपिटल टी वाले प्लांट भी है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट भी है। तो ऐसा क्या हुआ कि F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी और स्मॉल टी आए थे, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, वो हमारे F0 जनरेशन के टॉल प्लांट से कैसे लगते हैं? क्योंकि जब मेंडल ने F1 जनरेशन के टॉल को क्रॉस कराया, इन दोनों को जब क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो कैपिटल टी मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब 3 टॉल एक डॉर्फ मिला। लेकिन अगर उसने F0 जनरेशन के टॉल प्लांट से क्रॉस कराया तो उसको सारे के सारे क्या मिले? टॉल मिले। तो मेंडल कंफ्यूज हो गया, बोले इस टॉल में और इस टॉल में क्या डिफरेंस है? फिर जब मैं F0 जनरेशन के 2 टॉल प्लांट क्रॉस कराता हूँ तो सारे के सारे टॉल आ जाते हैं, लेकिन जब मैं F1 जनरेशन के 2 टॉल प्लांट क्रॉस कराता हूँ तो 3 टॉल और एक डॉल्फ आते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो उसने पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, उसने ये टेस्ट क्रॉस का कंसेप्ट निकाला। क्या है टेस्ट क्रॉस बच्चों? तो ध्यान से देखना है। तो पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस? The purpose of test cross is to identify genotype of F1 and F2 offspring, F2 and F2 dominant offspring। F1 और F2 जनरेशन के जो डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका जीनोटाइप पता करने के लिए क्रॉस कराते हैं हम किसके साथ में? विथ रेसेसिव पेरेंट। रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते समय हमको पता चल जाता है कि क्या जीनोटाइप था। फॉर एग्जांपल, अगर कैपिटल टी जीनोटाइप है, उसका क्रॉस कराइए स्मॉल टी के साथ, आपको सारे के सारे दिखाई देंगे टॉल, 100% टॉल। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका एक पेरेंट है, इसके आप क्रॉस कराइए रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो आपको यहाँ दिखाई देंगे कैपिटल टी गैमेट, एक स्मॉल टी गैमेट, यहाँ से बनेगा स्मॉल टी गैमेट, और जब इनका आप क्रॉस कराएंगे तो आपको कुछ मिलेंगे डोमिनेंट मीन्स टॉल और कुछ आपको मिल जाएंगे बच्चों डॉर्फ। तो यहाँ पर 50-50 रेशो आया है, यहाँ से देखना है आपको, यहाँ पर क्या है 50-50, हाफ आर डोमिनेंट हाफ आर रेसेसिव इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट स्पीशीज है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट है। तो हेट्रोजाइगस में सारे के सारे टॉल होंगे, लेकिन होमोजाइगस में, लेकिन हेट्रोजाइगस में आधे हो जाएंगे टॉल और आधे हो जाएंगे आपके डॉर्फ। तो ये मेंडल ने करवाया था। दिस वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट मेंडल डिड। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने स्टार्टिंग किया था विद सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ
जीन, कैरेक्टर, ट्रेड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे देखा मेंडल ने क्या किया, 7 कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, और उसके बाद कैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, और फिर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस का पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ व्हाट, F1 एंड F2 डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग्स। ये कैसे पता चलता है, जब हम क्रॉस कराते हैं किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो अगर डोमिनेंट पेरेंट होगा तो होमोजाइगस होगा तो सारे के सारे टॉल आएंगे, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस होगा तो कुछ टॉल आएंगे और कुछ डॉर्फ आएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, अगली बार हम शुरू करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस से। थैंक यू ऑल वेरी मच।